चलो ठीक है। फिर से गई क्या लाइट सर? फिर से चली गई। अब मोबाइल बाहर रख के आया हूँ 5G में। अच्छा 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 अच्छा। इससे चलाते हैं, ऐसे तो कितनी बार बंद करेंगे। उसके बाद में असेसमेंट जो है, आवाज नहीं आए ना तो मेरे को बता देना व्हाट्सएप मैसेज करके या। उसके बाद में जनरल मेथड जो असेसमेंट के होते हैं, जो सर्वेयर फॉलो करते हैं, वो डिपेंड होते हैं कुछ वेरिएबल पे। जैसे वेरिएबल क्या क्या हो गए, पॉलिसी वेरिएशन किस किस टाइप की, अलग अलग टाइप की होती है, कोई जीरो डेप होगी कोई नहीं होगी, जिससे कि बेसिस ऑफ इंडेमनिफिकेशन और वैल्यूएशन पे फर्क पड़ेगा। टाइप ऑफ लॉस, टोटल लॉस है, पार्शियल लॉस है। नेचर ऑफ अफेक्टेड प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी कैसी है, प्लांट एंड मशीनरी है, फलाना ढिमकड़ा है। वैरायटी ऑफ अफेक्टेड डैमेज, कितने उसमें से कुछ बचा है या नहीं बचा है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब सोफा होगा तो उसका मलबा अलग निकलेगा, उसकी रिपेयरेबिलिटी अलग होगी, मशीन की अलग होगी। रीवर्क, रिपेयर, रिकंडीशनिंग पॉसिबिलिटी, ये कितनी है। मेंटेनेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड, ये कितना है। मेंटेनेंस और अवेलेबिलिटी किस में देखा जाता है, स्टॉक में। स्टॉक जो आपके पास में है उसके रिकॉर्ड कितने बढ़िया हैं, ज्यादा बढ़िया है तो अपन आंख मीच के उसको क्लेम भी दे सकते हैं। ये एक नॉर्मल आइडिया है कि ये देखा जाता है, बाकी की जो जानकारी है वो अलग अलग सब्जेक्ट में दी हुई है। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक आ रही है ना? सही आ रही है बिल्कुल। उसके बाद में मरीन लॉसेस, तो मरीन क्या है, वैल्यूड पॉलिसी होती है। तो क्लेम कैसे सेटल होते हैं, टोटल लॉस, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस और पार्शियल लॉस। इंस्पेक्शन के दौरान टाइप ऑफ लॉस जो है सर्वेयर अपना चेक कर लेता है कि कैसा लॉस है, किस बेसिस पे, क्वांटम पे। क्वांटम मतलब कितने अमाउंट का लॉस है, क्वांटम मतलब अमाउंट। अगर टोटल या कंस्ट्रक्टिव लॉस है तो इंश्योर्ड को रीइंबर्समेंट किस पे मिलता है, सम इंश्योर्ड पे। ये मरीन के अंदर है ना, मरीन के अंदर अपन बोलेंगे सम इंश्योर्ड, मोटर के अंदर बोलेंगे IDV। इनकेस पार्शियल लॉस है तो इंडेमनिफिकेशन किया जाता है उसके प्रोपोर्शन में सम इंश्योर्ड के। तो भाई 1 लाख सम इंश्योर्ड है और 50 पैकेट है तो उसका रेशियो निकाल के किया जाता है। फायर लॉसेस में क्या होता है, इंस्पेक्शन, सेग्रीगेशन और रिकॉर्डिंग की जाती है डैमेज, अनडैमेज और पार्शियल डैमेज चीज़ों की। उसके बाद में उन पर डेप्रिसिएशन वगैरह अगर लगाना है तो उस हिसाब से लकड़ी का अलग, ब्रिक्स का अलग, उस हिसाब से लगाया जाता है। कितनी पुरानी गाड़ी है उसकी, गाड़ी क्या बिल्डिंग है, उसके हिसाब से लॉस असेसमेंट की टेबल बनाई जाती है। ये सारी क्वांटिटी डाली जाती है उसमें कि क्या क्या डैमेज है, कितने का इसमें ग्लास डैमेज हुआ है, कितने की इलेक्ट्रिकल वायरिंग डैमेज हुई है, और उसके आगे उसकी कॉस्ट वैल्यू लिखी जाती है जितना की डैमेज है। इंजीनियरिंग के अंदर भी सिमिलर है। ये चेक कर लेते हैं भाई वो खुद जो है इंजीनियर वो ठीक कर रहा है या सर्विस सेंटर जाएगा, उस हिसाब से परचेज इनवॉइस, लेबर आवर, ये कहाँ से देखे जाते हैं, उनके अगर वर्कशॉप हो रहा है तो उसकी मैनुअल में। इसमें भी टेबल बनाई जाती है। टेबल में क्या होता है, स्पेयर पार्ट, उनकी रेटें जो कि परचेज इनवॉइस से मैच हो रही हो। इंजीनियरिंग के अंदर अगर बाहर का आदमी काम कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंसी से काम करा रहे हैं तो एस्टिमेट मांगा जाता है और उस हिसाब से रीजनेबल रेट जो होती है वो अलाउ की जाती है, इंक्लूडिंग कॉस्ट एंड फ्रेट टू रिपेयर सेंटर। इंजीनियरिंग में ये ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ फ्रेट टू द रिपेयर सेंटर भी मिलता है। मोटर के अंदर कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं आपको। लेबर रेट, पेंटिंग, ऑथराइज सर्विस सेंटर की लिस्ट प्राइस होती है स्पेयर पार्ट की, वो देनी होती है। और ये रेटें जो होती है नॉन नेगोशिएबल होती है। तो ये नॉन नेगोशिएबल पे आपके क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन नेगोशिएबल स्पेयर पार्ट की लिस्ट किस में होती है, मोटर में होती है। सिमिलरली लेबर चार्जेस भी उनके फिक्स ही होते हैं पेंटिंग वगैरह के।
मिसलेनियस के अंदर तो अलग अलग होते हैं। ह्यूमन लाइफ भी आती है मिसलेनियस में, लीगल लाइबिलिटी भी आती है, प्रॉपर्टी भी आती है, तो इनके तो अलग ही माया है। फिडेलिटी गारंटी के अंदर क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ बुक अकाउंट। फिडेलिटी गारंटी किसको बोलते हैं? कि अपना कोई एम्प्लॉय धोखाधड़ी करके भाग गया, तो उसके अंदर बुक अकाउंट जो है उससे टैली करके कि भाई वो वाकई में इतने रुपए लेके भागा है या नहीं भागा है, आपके पास कैश कितना पड़ा है, रिकॉर्ड में क्या बोल रहा है, ऐसे असेसमेंट किया जाता है। ये लाइन अंडरलाइन करो। फायर और इंजीनियरिंग के क्लेम के अंदर लॉस की डिटेल और कितना बड़ा लॉस हुआ है, ये इंश्योरेंस कंपनी को बताने का दायित्व किसका होता है? इंश्योर्ड का होता है, जो कि जनरली 15 दिन फ्रॉम डेट ऑफ अकरेंस होता है। 15 दिन के अंदर अंदर उसको कंप्लीट बताना है डिटेल में कि डिटेल में क्या क्या लॉस हुआ है और कितना ज्यादा लॉस हुआ है, कितना बड़ा लॉस हुआ है। उसके लिए ये क्लॉज भी लगा होता है, ये 15 दिन वाला, ये फलाना डिमगड़ा। हाँ, तो 15 दिन याद करो, इसमें कुछ नहीं है। उसके अलावा सर्वेयर क्या देखेगा? जीएसटी या मोडवेट। मोडवेट मतलब जैसे अपन जीएसटी इनपुट लेते हैं वैसे मोडवेट होता था, तो ये भी रिवर्स किए जाते हैं। ये मोस्टली किस में होते हैं? इंजीनियरिंग में, हाइड्रा में, मशीन में, क्योंकि हाइड्रा मशीन वगैरह ये सब जो लेते हैं वो कंपनी के नाम से लेते हैं और वो टैक्स का इनपुट लेते हैं, तो वो भी एडजस्ट किया जाता है। इसके लिए किसकी हेल्प ली जाती है? क्वालिफाइड सीए की। और लॉस में से प्रॉफिट नहीं निकलना चाहिए, तो ध्यान ही है। उसके अलावा इन्वेंट्री के बिलों को और उनकी रेटों को भी ढंग से देखना चाहिए, क्योंकि पिछले सीजन का माल है तो अभी वो एक्सपायर भी हो सकता है या फिर उसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी। जैसे कि गाड़ियां जली है तो 2024 मॉडल की गाड़ी की तो करंट वैल्यू होगी, लेकिन 2023 मॉडल नॉर्मली डिस्काउंट पे बेचा जाता है। जहाँ पे ऐसे कंडीशन होती है वहां पे सर्वेयर नंबर ऑफ सेल्स भी देखता है कि जितना क्लेम कर रहे हैं उतना माल ये हर महीने बेचते भी है कि नहीं बेचते हैं, और कहीं ये जिस महीने लॉस आया उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि डबल माल दिखा रहे हैं ये अपने को। हमेशा तो 100 बोरी बेचते हैं, इस बार बोल रहे हैं 150-200 बोरी बेच दी, क्योंकि क्लेम के अंदर थोड़ा सा इन्फ्लेट करने का भी कस्टमर का इंटेंशन रहता है। और इसकी रेटें भी देखते हैं कि भाई गुड्स जो है नॉर्मल वो कितनी रेट पे बेचता है और अभी अपने से जो क्लेम कर रहा है वो क्या रेट पे, मतलब नॉर्मली कस्टमर को क्या डिस्काउंट देता है, अभी अपने से क्या 100% क्लेम तो नहीं कर रहा। लॉस एडजस्टमेंट आपको बता दिया। असेसमेंट मतलब पूरा आपने उसका निकाल लिया कि भाई कस्टमर के एंड पे कितना खर्चा है, कितने रुपए में ये बिल्डिंग या गाड़ी ठीक हो जाएगी, ये तो हो गया असेसमेंट। वो मान लाया आपका 1 लाख का। अब उसके अंदर से आप डेप्रिसिएशन, साल्वेज, एक्सिस वगैरह ये सब चीजें लगाओगे, पेंट का डेप्रिसिएशन, तो वो कहलाता है लॉस एडजस्टमेंट। उससे अपने को क्या मिलता है? जो ये वाली लाइन आपको कहाँ गया? हाँ, ये रहा। क्या हो रहा है भाई? ग्रॉस लॉस असेसमेंट जो है, ग्रॉस लॉस असेसमेंट, उसको एडजस्ट किया जा सकता है, जाता है किस कहाँ पे क्या लाने के लिए? नेट क्लेम अमाउंट कितना पे होना चाहिए, वो आने के लिए ग्रॉस लॉस में से एडजस्टमेंट किया जाता है। एडजस्टमेंट में क्या क्या होता है ये अपन याद करके जाएंगे।
ये सारे लॉस एडजस्टमेंट के फैक्टर हैं। क्या क्या है? डेप्रिसिएशन, इम्प्रूवमेंट या बेटरमेंट। पहले एलॉय व्हील नहीं थे, अब एलॉय व्हील लगा दिए तो वो बेटरमेंट या इम्प्रूवमेंट बोलेंगे उसको। साल्वेज रिकवरी, साल्वेज रिकवरी है ये, आप समझिए। अंडर इंश्योरेंस या एप्लीकेशन एवरेज क्लॉज एक ही बात है। अगर मान लो वो बिल्डिंग है, उसका सस्ता इंश्योरेंस करने के लिए उसने कम प्रीमियम दिया है तो उसके हिसाब से रेटेबल प्रोपोर्शन में उसको क्लेम भी कम मिलेगा। एक्सिस या फ्रेंचाइज, ये चार चीजें हैं जो इसमें आती है। यहाँ पे आप लिखो लॉस एडजस्टमेंट। इसका ये सीक्वेंस नहीं है, वो फॉर्मेट के हिसाब से सर्वर ऊपर नीचे करता है। मरीन क्लेम के अंदर वैल्यूड पॉलिसी होती है, इसलिए उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि उस माल की इतनी वैल्यू है वहां पहुंचेगा तब तक, तो उसमें डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं लगता, खाली साल्वेज लगता है। ये अंडरलाइन करना है अपने को। मरीन क्लेम में साल्वेज के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं लगता है नेट क्लेम अमाउंट निकालने के लिए। इन रेयर केसेस अगर मरीन के अंदर कोई एक्सिस लगा रखा है तो वो भी डिडक्ट किया जाता है। उसी तरह मिसलेनियस में जैसी पॉलिसी होती है वैसे अपन कर लेते हैं, इसीलिए इसका क्वेश्चन कभी नहीं आता है। मरीन का ये आता है, ये वाली लाइन। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू और डेप्रिसिएशन जनरली अंडरस्टूड कैसे करता है इंश्योर्ड? प्रैक्टिकल कॉम्प्लिकेशन से, जैसे कि परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। ये किस पे डिपेंड करता है? डेप्रिसिएशन जो वर्ड है, ये क्या चीज है? ये पॉलिसी में नहीं लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसकी परिभाषा पॉलिसी में नहीं है। इसीलिए इंश्योर्ड जो है उससे जब बात की जाती है तो उसके इनकम टैक्स असेसमेंट क्लास ऑफ एसेट जो है उसके थ्रू की जाती है। तो इंश्योर्ड को ये भी लग सकता है कि उसको ज्यादा डेप्रिसिएशन सर्वे लगा रहा है, क्योंकि नॉर्मली इंश्योर्ड इतना पढ़ा लिखा होता नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो टाइम टू टाइम अपना डेप्रिसिएशन देता है, तो कस्टमर भी ये बोलता है भाई इनकम टैक्स के हिसाब से मेरी बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन काटो। जैसे कि इनकम टैक्स क्या बोलता है, जो भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है उस पर हर साल 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी पे 25% डेप्रिसिएशन लगेगा। ये इनकम टैक्स ने थंब रूल बना रखा है। लेकिन क्या एक्चुअली मशीनरी 4 साल थोड़ी चलती है, वो तो 10 साल 15 साल भी चलती है। तो डेप्रिसिएशन सर्वेयर को उस हिसाब से एडजस्ट करके लगाना होता है। तो कई बार अब 25% है लेकिन वो 5 साल पुरानी मशीन है, या मान लो 3 साल पुरानी मशीन है, तो सर्वेयर अलग डेप्रिसिएशन काटेगा और इनकम टैक्स के हिसाब से अलग डेप्रिसिएशन आता है। सिमिलरली अकाउंट जो है उसके अंदर वैल्यूएशन का डेप्रिसिएशन है जो ओरिजिन कॉस्ट, मतलब कितने में खरीदी थी उस पर लगता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपने को रट के जाना है। इंटरेस्ट बेस्ड और नॉन इंटरेस्ट बेस्ड, मतलब ब्याज के बेस पे और बिना ब्याज के बेस पे। तो बिना ब्याज वाले पे कौन कौन से मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के? स्ट्रेट लाइन, डिक्लाइनिंग, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड, प्रेजेंट वर्थ। ये आपको याद करके जाना ही है, ये क्वेश्चन आता ही है। नॉन इंटरेस्ट में सिंगल लाइन, डिक्लाइनिंग, सम ऑफ ईयर। इंटरेस्ट में सिंकिंग फंड, प्रेजेंट वर्थ।
इनके हिसाब से फिक्स रेट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला जा सकता है। अब लॉजिक क्या फॉलो होता है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड की। तो वो लॉजिक ये होता है कि उसकी हाईएस्ट वैल्यू तब होगी जब वो नया, अनयूज्ड, इंस्टॉल्ड एंड रेडी फॉर यूज होगा, तब उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, और रिड्यूस होगी उसके कंटिन्यूस यूजेज पे किसी भी चीज़ के। जैसे कोई प्लांट है, जब वो नया होगा तो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, जैसे जैसे यूज होगा और जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू जो है वो घटती जाएगी। ये किस पे डिपेंड है, कितना काम आता है, मतलब फैक्ट्री में कितने शिफ्ट चल रहे हैं, ज़्यादा शिफ्ट चल रहे हैं तो मशीन ज़्यादा चलेगी, कितना पुराना है, उसका मेंटेनेंस कैसे हो रहा है और पार्ट्स कैसे लग रहे हैं, क्लाइमेट कैसा है वहाँ पे, ह्यूमिड है, कोरोसिव है, पोल्यूटेड है। ह्यूमिड मतलब नमी है वहाँ पे, काट आने के बहुत चांसेज हैं। बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, वहाँ फैक्ट्रियाँ ऐसी है जिसमें केमिकल ऐसा निकलता है जिससे लोहा गलता रहता है। उसके बाद आता है जनरल यूजफुल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जनरली आप उसकी लाइफ क्या मानते हो। जैसे कि एक आपने वॉशिंग मशीन ली तो आप मानते हो कि वो 8 साल चलेगी, या कंपनी बोलती है कि भाई 8 साल बाद में चेंज कर दो। जैसे टायर है तो टायर की लाइफ क्या मानते हो, तो कंपनी बोलती है कि भाई 30,000 या फिर 2 साल में टायर चेंज होना चाहिए, तो 2 साल उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी। तो सर्वे जो है, the survey is guided by two broad aspects of depreciation due to physical wear and tear depend upon usage and maintenance। एक तो ये depreciation हो गया। ड्यू टू ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का क्या मतलब है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। तो जब टेक्नोलॉजी पुरानी होती है तो जैसे कि कोई लैपटॉप है पेंटियम 4, तो पेंटियम 4 लैपटॉप तो अब यूज़ का ही नहीं है, तो उस पर डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो टेक्नोलॉजी, उससे बढ़िया टेक्नोलॉजी सस्ते में मिल रही है। ये जो है, ये जितना मार्किंग करा रहा हूँ उतना ही पढ़ के जाना है, ज़्यादा दिमाग लगाओगे खराब हो जाएगा। बिल्डिंग के अंदर आप मार्किंग लगाओ, बिल्डिंग, आरसीसी कंस्ट्रक्शन, एनुअल डेप्रिसिएशन 1.5 से 2% डिपेंडिंग अपॉन द एज, यूजेज, एक्सपोजर टू वेदर एक्सेट्रा। तो आपको क्या आंसर देना है बिल्डिंग के अंदर, आरसीसी कंस्ट्रक्शन के अंदर 1.5 से 2, प्लांट मशीनरी के अंदर नहीं आएगा क्वेश्चन क्योंकि ये अनटसेंट है। अब आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो अभी ऊपर कराया आपको बिल्डिंग का, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद में आ जाओ, ये अंडरलाइन करेंगे, कन्वेंशियल मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मशीन टूल, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर, कंप्रेसर और दूसरे इक्विपमेंट, इनमें इनकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी होती है, 15 से 20 साल, डिपेंडिंग ऑन इट्स वर्किंग रेजिमेन एनवायरनमेंट। एक तो आपको ये याद करके जाना है, नंबर 1। नंबर 2 अंडरलाइन करो, हाई स्पीड इंजन, डीजी सेट, माइनिंग इक्विपमेंट, वर्किंग अंडर पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन वाला वो ऑप्शन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। हाई स्पीड इंजन, डीजी सेट, माइनिंग, इसमें 12 से 15 कर लिया मार्किंग। जी सर। तो ये 4 जो मशीन टूल वगैरह ये 15 से 20 साल, और हाई स्पीड इंजन और डीजी सेट या माइनिंग इक्विपमेंट 12 से 15। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। स्टॉक इन ट्रेड, सेल्फ लाइट, मूविंग पैटर्न, सेल कितनी है, और एक्सटेंट ऑफ सॉइल बाय बैड स्टोरेज मेथड। बैड स्टोरेज का मतलब है अगर खराब तरीके से उसको व्यवस्थित स्टोर करोगे तो कितने चांसेस है उसके
करावल में। तो भैया मोटर वाला तो तुमको पढ़ाने की जरूरत है नहीं, पूछेगा यही 50% बैटरी, एयरबैग, टायर ट्यूब, प्लास्टिक, नायलॉन, रबर, फाइबर ग्लास पे 30, ग्लास पे नील, बाकी का 5% फलाना, और 1 साल का ये 10 साल के लिए। तो पेंटिंग का सबको पता है, अगर कंपोजिट पेंटिंग है तो 25% उसका मानेंगे मटेरियल को, और उस पर 50% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल, फंक्शनल, इकोनॉमिकल। ऑब्सोलेंस, एप्लीकेशन ऑफ ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस कैसे होता है, आउटडेटेड कैसे होती है चीजें। टेक्नोलॉजिकल रीजन से भी आउटडेट हो सकती है। फंक्शनल, वो फंक्शन अब काम का नहीं रहा, क्योंकि दुनिया तो बना रही है 1 घंटे में 30, अपन बना रहे हैं 1 घंटे में 5। इकोनॉमिक, अब आपकी दुनिया नई मशीन ले आई है जो 1 यूनिट बनाने पे 8 आने कॉस्ट आ रही है, आप 1.5 रुपये पर यूनिट काम कर रहे हो। ये तीनों रहते हैं। तो टाइप ऑफ ऑब्सोलेंस कितने होते हैं, टेक्नोलॉजिकल, फंक्शनल, इकोनॉमिकल। प्रेजेंट सिनेरियो में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है उनकी डेप्रिसिएशन की रेट बहुत हाई है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल उसमें ऑब्सोलेंस आता है। एडजस्टमेंट ऑफ साल्वेज रिकवरी। साल्वेज क्या है, ऑल प्रॉपर्टी कवर्ड बाय इंश्योरेंस विच एस्केप फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। जो बच गया है उसको साल्वेज बोलते हैं। ये किताबी परिभाषा है। किताबी परिभाषा का अर्थ यह है कि, चालू हो गया क्या नेट, वाईफाई को बंद करते हैं। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये किताबी परिभाषा है। किताबी परिभाषा के हिसाब से साल्वेज क्या है, जो भी लॉस हुआ उसमें जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसमें से जो बची हुई चीज है वो साल्वेज है। ये किताबी परिभाषा है। तो जो रेजिडुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विच इज पार्शियली डैमेज, द प्रॉपर्टी में बी रिकंडीशनड और सोल्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ लॉस, द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी। प्रैक्टिकली ये दोनों मतलब भी निकलते हैं कि जो बची हुई प्रॉपर्टी है पार्शियल डैमेज, उसको बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा, और जो डैमेज प्रॉपर्टी है मतलब जैसे डैमेज फेंडर है उसको बेचने से कितना पैसा मिलेगा। पॉलिसी कंडीशन सर्वेयर के रेफरेंस के लिए इसने दिए है। फायर पॉलिसी में कंडीशन नंबर 7 बोलती है, इंश्योर्ड सेल नॉट इन एनी केस बी एंटाइटल्ड टू अबेंडन। मतलब आप साल्वेज को कहीं पे भी पटक के लावारिस करके नहीं जा सकते, वेदर उसका पोजीशन इंश्योरेंस कंपनी ने लिया हो या नहीं लिया हो। अगर इंश्योरेंस कंपनी को हैंड ओवर कर दिया तो भी लावारिस नहीं छोड़ सकते, और नहीं करिए तो नहीं ही करिए। इंजीनियरिंग में पोजीशन आफ्टर अ क्लेम, ये क्लॉज डाला हुआ होता है। इसमें क्या है, द इंश्योर्ड सेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अबेंडन एनी प्रॉपर्टी वेदर टेकन इन पोजीशन बाय कंपनी और नॉट। मरीन के अंदर क्या होता है, अबंडनमेंट ऑफ डैमेज आइटम इज डेल्ट इन सेक्शन 161 एंड 62, 63 ऑफ मरीन इंश्योरेंस एक्ट। तो भाई मरीन पॉलिसी के अंदर तुम्हारे से कुछ भी पूछा जाएगा कि ये कौन से नियम के अंदर होता है, तो इंश्योरेंस एक्ट वैक्ट मत देना। जहाँ मरीन पॉलिसी आएगी वहाँ पे मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 आंसर दे देना। इसके अंदर अबेंडनमेंट कब कर सकते हैं अपन, जहाँ पे एक्चुअल टोटल लॉस हो, जहाँ कस्टमर निकाल ही नहीं सकता, सिर्फ वहाँ पे अबेंडन कर सकता है, बाकी जगह इंश्योर्ड अबेंडन नहीं कर सकता है।
साल्वेज वैल्यू फैक्टर क्या है? डिग्री ऑफ डैमेजेस, कितना डैमेज है वो पार्ट या लॉट या जो भी सब्जेक्ट मैटर है। मार्केट डिमांड एज इन वेरियस बेसिस पे कितनी है। सपोज करो ऑयल है या ऑयल के डब्बे हैं जो पिचक गए हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा है, कोई भी खरीद लेगा। प्रीशियस कोई मेटल है, जिंक है, फलाना ढिमकड़ा, इनकी डिमांड ज़्यादा है, कोई भी खरीद लेगा। अब आप कोई ऐसी चीज़ लेके जा रहे हो जिसकी डिमांड ही बहुत कम है, तो वो साल्वेज कम में बिकेगा। रिकंडीशनड आइटम है साल्वेज का, तो वो भी थोड़ा कम रेट में बिकता है। अल्टरनेट एप्लीकेशन, क्या उसके कुछ और भी यूज़ हैं, जैसे कि अपन खाने का तेल ले जा रहे हैं तो वो खाने के लिए, कुकिंग के लिए काम आएगा। बाल बनाने का तेल ले जा रहे हैं तो बाल बनाने के काम आएगा। लेकिन अगर अपन नॉर्मल जैसे ग्रीस है, ग्रीस ले जा रहे हैं तो वो बहुत जगह यूज़ आता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। रिसाइकल पोटेंशियल क्या है भाई, आपका आइटम पूरा डैमेज हो गया, क्या आप उसको कहीं वापस रिसाइकल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उस पर भी डिपेंड है। मेट्रो के अंदर साल्वेज रिकवरी का पोटेंशियल ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे साल्वेज रिकवरी एजेंट्स होते हैं। द साल्वेज रिकवरी एजेंट कहाँ पे होते हैं? मेट्रो सिटी में। इसको मार्क कर लो। तो सर्वेयर को क्या करना होता है? नेगोशिएट साल्वेज वैल्यू, ऑब्टेन कोटेशन लेने होते हैं। अगर वैसे है तो रिकवरी एजेंट से, नहीं तो साल्वर से। साल्वर कौन होता है? जो पानी के जहाज को या माल को पानी के अंदर से बाहर निकालने वाला बंदा, उसको बोलते हैं साल्वर। और जो नॉर्मल बाकी का अपन माल बेच रहे हैं, जो डैमेज माल है, वो साल्वेज रिकवरी एजेंट के थ्रू बेचा जाता है। इंश्योरर को क्या एडवाइस किया जाता है कि अगर ज़्यादा माल है तो ऑक्शन ऑफ साल्वेज कराया जाए। सर्वेयर को ये भी याद रखना चाहिए कि अंडरराइटर्स को साल्वेज का मालिक नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो जब तक इंश्योर्ड की प्रॉपर्टी है, जब तक भी उसको पैसा ना मिल जाए, तो उसको हमेशा इंश्योर्ड का कंसेंट लेना चाहिए। मेथड ऑफ साल्वेज डिस्पोजल, भैया इसमें भी 2-4 क्वेश्चन आएंगे, मैं मार्क करा देता हूँ। 1 मिनट भैया हैं, मैं आता हूँ वापस। भैया थ्रू द इंश्योर्ड, देखो इस मेथड ऑफ साल्वेज डिस्पोजल है ना, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आप अंडरलाइन करो। थ्रू द इंश्योर्ड, इसके लिए आपको क्या याद रखना है? दिस इज पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर मोफुसिल एरियाज वेयर द सर्वेयर, इसमें एक तो मोफुसिल एरिया ये वाला, एक फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ मार्केट,
तो ये करना होता है, ठीक है। इसमें तो ये कर लो। उसके बाद आता है प्राइवेट सेल। इसमें ये वाला याद रखना है, दिस इज डन बाय एडवर्टाइजिंग ऑफ द आइटम सर्कुलर। तो इसमें एडवर्टाइजिंग सर्कुलर फ्रॉम द आस्किंग बायर, ठीक है। ये 3 चीजें याद रखनी है आपने को। उसके बाद में सेल बाय टेंडर, इसके अंदर भी एडवर्टाइज होता है और एक टेंडर फॉर्म लीगली लिखा जाता है। एक तो ये अंडरलाइन करना, एक ये सील टेंडर आर टू बी सबमिटेड, और एक ये वाला सील टेंडर आर ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। सेल बाय टेंडर के अंदर एक तो एडवर्टाइज किया जाता है, टेंडर निकाला जाता है, सील एनवेलप रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज के सामने और इंश्योरर के सामने और सर्वेयर के सामने खोला जाता है ताकि वो ट्रांसपेरेंट रहे। इस तरीके से आपको याद करना है, इससे ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। इस सेल बाय टेंडर के अंदर साल्वेज जो होता है वो एज इन वेरियस बेसिस होता है, मतलब जैसा है वैसा है। सेकंड फीचर क्या होता है, तो एक तो एज इन वेरियस मार्क कर लो। एक सेकंड फीचर क्या होता है इसके अंदर, फॉर फीचर एंड ऑफ डिपॉजिट क्लॉज। ये जहाँ पे भी आएगा फॉर फीचर ऑफ डिपॉजिट क्लॉज, ये सेल बाय टेंडर में आएगा। तो ये 2-3 वर्ड जो है ये याद करके जाना, सारा ओके हो जाएगा। ये सेल बाय टेंडर था। उसके बाद आ गया सेल बाय पब्लिक ऑक्शन। इसके अंदर एक फर्म की मदद ली जाती है, तो ये इसको अपन अंडरलाइन करेंगे। इनको क्या बोलते हैं, पब्लिक ऑक्शनियर। तो सीधा क्वेश्चन इतना ही आता है कि जहाँ पे पब्लिक ऑक्शनियर की मदद ली जाती है उसको क्या बोलते हैं, सेल बाय ऑक्शन। तो 4-5 ऑप्शन दे देंगे, सेल बाय टेंडर दे देंगे आपको, और अभी जो पहले पढ़ा था वो 2-3 ऑप्शन दे देंगे। तो जहाँ पे ऑक्शनियर की मदद ली जाती है वहाँ पे सेल बाय पब्लिक ऑक्शन। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इस लाइन में से बनता है, तो ऑक्शनियर क्या करते हैं, टेक्स्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट करते हैं न्यूज़पेपर के अंदर। तो जहाँ न्यूज़पेपर वर्ड आएगा वहाँ पे सेल बाय पब्लिक ऑक्शन आएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर में जहाँ निकाला वहाँ पब्लिक ऑक्शन में सेल होगी, और टेंडर जहाँ पे मंगाए हैं वहाँ पे सेल बाय टेंडर होगी। सर्वेयर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ऑक्शनियर के पास में, ताकि वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन दे सके, और कहीं पे भी किसी भी बिडर को अगर क्लैरिटी चाहिए माल के बारे में तो वो दे सके। एडजस्टमेंट ऑफ अंडर इंश्योरेंस ये पहले पढ़ा चुका हूँ, सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है। इसके लिए फायर की कंडीशन नंबर 10 होती है। ठीक है, इंजीनियरिंग पॉलिसी में सम इंश्योर्ड होता है, सम इंश्योर्ड के हिसाब से लग जाएगा। ठीक है, इसमें से भी कोई क्वेश्चन आता नहीं। ये रहा फॉर्मूला, पहले समझा भी दिया था, ये यहाँ पे वापस से समझाया हुआ है। जैसे कि इंजीनियरिंग पॉलिसी है, सम इंश्योर्ड कितना है, 5 लाख। उसको सम इंश्योर्ड लेना कितना चाहिए था कि उसका पूरा लॉस कवर हो जाए, 6 लाख। तो कितना, 1 लाख का उसमें नुकसान आया है, तो अपन उसको अगर वो पूरा लेता, अपना सम इंश्योर्ड पूरा लेता तो उसको 5 लाख मिलते। अब उसने 1 लाख कम लिया है, तो अपन इतना इतना करके 83 उसको दे देंगे। 1 लाख में से 83 देंगे, क्योंकि उसने 5 लाख की जगह 6 लाख, मतलब 1 लाख कम का बीमा लिया है। इसमें किसी कोई डाउट है क्या अंडर इंश्योरेंस में? नहीं है सर, नहीं है, क्लियर है। समझ गए ना आप? हाँ सर। अगर उसने बीमा कम का लिया है तो उसी प्रोपोर्शन में, उसी का मतलब परसेंटेज निकाल के उसको क्लेम भी कम ही मिलेगा। कुल मिला के ये कहने की बात है। फायर में फलाना टिमकड़ा या सेम का सेम फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसका एग्जाम्पल है, 20 लाख सम इंश्योर्ड है, वैल्यू 25 लाख की है, मतलब 25 लाख उसको लेना चाहिए था।
लॉस आया 5 लाख का, तो ऐसे करके 4 लाख रुपए अपन उसको दे देंगे क्योंकि उसने 5 लाख का सम इंश्योर्ड कम लिया है। डिडक्टेबल एक्सिस, इसमें भी कुछ नहीं है। फ्रेंचाइज एक्सिस में किसी को डाउट है क्या? कोई भाई है जिसको फ्रेंचाइज एक्सिस में डाउट है? ओ भाई जी, फ्रेंचाइज नहीं है एक्सिस, फ्रेंचाइज एक्सिस सबके क्लियर है ना? अब थोड़ी सी और अंडरलाइन करेंगे अपन। फायर पॉलिसी के अंदर एक्सिस क्या लगता है? 5% ऑफ ईच एंड एवरी क्लेम फ्रॉम लाइटनिंग, STFI, ठीक है ना, रॉक स्लाइड, इन सब से मिनिमम 10,000। ये आपको रट के जाना पड़ेगा। ए और बी दिया हुआ है यहाँ पे, इसको मार्क कर लो। अगर लाइटनिंग, STFI, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, फ्लड, इनंडेशन या फिर लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड अगर पॉलिसी में कवर है तो इनका अगर लॉस आता है तो 5% ऑफ क्लेम अमाउंट, मतलब असेसमेंट का 5% या 10,000 ये लगेगा। अगर इनमें से कोई और पेरिल है इनके अलावा तो 10,000 फॉर ईच एंड एवरी क्लेम। मरीन में 1% या मिनिमम 250, मशीनरी में सॉरी। ये आपको रट के जाना है। इनमें से आपके 2 नंबर आएंगे, 2 नहीं तो 1 तो पक्का आएगा, गारंटी है। मशीनरी में 1% या 250 रुपये मिनिमम, इलेक्ट्रॉनिक में 5% मिनिमम 1000। इन केस ऑफ इक्विपमेंट वैल्यू इज लेस देन 1 लाख 5% या 2500। इन केस ऑफ वैल्यू हायर देन 1 लाख, अगर 1 लाख से कम है तो 5% या 1000 रुपये मिनिमम है। 5% अगर 1500 होता है तो 1500 लगेगा, नहीं तो मिनिमम 1000 रुपये तो है ही। और अगर 1 लाख से ऊपर का लॉस है तो 5% या 2500। स्टोरेज कम एडिक्शन में 15,000 ड्यूरिंग स्टोरेज और 30,000 ड्यूरिंग टेस्टिंग। ये आप लोग याद रख लोगे, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क, 5% मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम 50 लाख फॉर अदर रिस्क। पेट्रोकेमिकल प्लांट, तो पेट्रोकेमिकल प्लांट वाला पूछ लेते हैं तो मैक्सिमम ऑफ 50 लाख। अगर इंजीनियरिंग में पेट्रोकेमिकल रिस्क है तो 50 लाख का मैक्सिमम एक्सिस हो सकता है, इससे ऊपर एक्सिस नहीं काटोगे। और इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क में 5% ऑफ क्लेम अमाउंट मिनिमम टू 5 लाख, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। कंट्रीब्यूशन ये भी क्लियर कर दिया था मैंने। 2 पॉलिसी है, दोनों में सेम सम इंश्योर्ड है तो आधा आधा देंगे। अगर एक ने इतना ले रखा है और एक में 10 लाख सम इंश्योर्ड है, एक में 15 लाख है और टोटल का सम इंश्योर्ड 25 लाख आ रहा है, तो एक पॉलिसी में कितना पे होगा? 20,000 और बी पॉलिसी में होगा 30,000। मतलब वही रेटेबल प्रोपोर्शन वाला फंडा आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सर? है ना, चलो ठीक है। अब मेरे यहाँ पे कोई गेस्ट आ गया, अब अपन वापस 5:15 बजे आएंगे, 5:15 पे, ठीक है। मेरे को फोन कर देना अगर मैं 5:10 पे नहीं आऊँ तो, ठीक है। हेलो, यस सर, यस सर। एक और ब्रेक ले लो, 5:10 पे मेरे को वापस कॉल कर देना, ओके अपन सर, वापस से चालू कर लेंगे। ओके।